नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए रसायन विज्ञान का जो सेट नंबर 6वां था, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 2। तो देखिए, मैं जो पार्ट नंबर 1 में कहां से कहां तक क्वेश्चन करा चुका था। आपको पता है कि मैं 5 का जो पहला क्वेश्चन था ये मैं करवा चुका था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे 5 का जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं बिना ही देरी किए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास 5 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये क्या है? विद्युत वाहक बल है, ठीक है। विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब हमारे पास ये एक दिया है, हमारे पास इतना इतना, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास Mg सॉलिड Mg2+ 0.1 m मोलर सांद्रता ये इसकी दी है। और Cu2+ इसकी मोलर सांद्रता इतनी है 0.001 m, ठीक है। और Cu क्या है? ये भी सॉलिड है, यानी कि मतलब ठोस। तो देखिए, और दिया हमारे पास इतना चीज़ है। तो हमें क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? विद्युत वाहक बल निकालना तो है। तो देखिए, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल। क्या निकालना पड़ेगा? ई नॉट सेल। तो देखिए, ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये होता है हमारे पास सूत्र। तो देखिए, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड का मान क्या होगा? हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो दी है वैल्यू ये, इन दोनों में से जो मान बड़ा होता है उसी को लिया जाता है कैथोड का मान, ठीक है। तो कैथोड का मान क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 0.34। तो आप यहाँ कैथोड ई नॉट कैथोड का मान क्या हो जाएगा? 0.34 माइनस है एनोड का मान क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ई नॉट एनोड का मान हो जाएगा -2.37 है, ठीक है। तो देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। जब आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ई नॉट सेल का मान आ जाएगा 2.71 वोल्ट। इतना आंसर आ गया इसका। देखिए देखिए, लेकिन ये ई नॉट सेल का आंसर आया है, लेकिन अभी हमें क्या चाहना है? विद्युत वाहक बल चाहना है, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब नट समीकरण लगाएंगे। तो नट समीकरण से क्या होता है? सूत्र होता है EMF बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log 10 बेस ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन, ये होता है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्या है? आपको पता है कि ई नॉट सेल का मान तो यहाँ पर निकल कर आ चुका है इसका आंसर, ठीक है, ई नॉट सेल का। तो देखिए, यहाँ पर आप रख देंगे ई नॉट सेल का मान माइनस माइनस लगा 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन का मान क्या है? एन का मान जो हमारे पास है ना, ये है। आप देख सकते हैं एन का मान यहाँ से। देखिए, Mg2+ में पहुंच गया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है। ये Cu2+ है, Cu में पहुंच गया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, ठीक है। इसने 2 त्यागे, इसने 2 ग्रहण किए हैं। खेल तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का हुआ है। N का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए N का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे? N का मान 2 रख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसका मान यानी ऑक्सीकरण किसका हुआ है? तो देखिए, ऑक्सीकरण जो हुआ है ना, यहाँ पर Mg2+ में पहुंच गया है, तो ऑक्सीकरण संख्या बड़ी है। इसका मान कितना? 0.1 इसका, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है और इसका अपचयन हुआ है, तो इसका मान इतना है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जब आप यहाँ पर रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे, देखिए यहाँ पर रख दिया है मैंने। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ये उसी प्रकार हमारे पास रहेगा। जब ये पॉइंट यहाँ पर कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद लगा है, यहाँ पर 1 अंक बाद है। तो जब यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्या है फिर विद्यार्थियों, जो हमारे पास ये बाकी उसी प्रकार आपको उतार देना है। ये log 100 का मान कितना होता है? 2। जितने जीरो उतने मान होता है, ध्यान में रखिएगा। जितने जीरो हो उतना ही यहाँ पर लिख देना। 2 जीरो हैं तो मान कितना हो जाएगा? 2। 3 जीरो होते हैं तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, log 100 का मान कितना हो चुका है? यहाँ पर 2 होगा। अब 2 से 2 आप काट दोगे तो यहाँ पर जब आप घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2.65 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 का, जो हमारे पास है 5 का क्वेश्चन कह रहा है, किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है?
यानी वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है। फिर कह रहा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। यानी 10 मिनट में कितनी पूर्ण हो जाती है, 20% पूर्ण होती है। फिर कह रहा अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। जबकि दिया हमारे पास है इतना मान, ठीक है, log 2 का मान भी दिया है, log 8 का मान भी दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, ताप का प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको, आरहेनियस समीकरण के अनुसार किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांकी वृद्धि होती है। यानी कि मतलब यदि ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम इसका यानी कि मतलब हल। ये जो दिया है ना यहाँ पर सवाल, इसका हल देखेंगे हम। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास दिया था यानी समय 10 मिनट दिया था, ठीक है, और कितना पूर्ण हो रहा था, 20% पूर्ण हो गई थी अभिक्रिया, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 20, लेकिन प्रारंभिक सांद्रता तो हमारे पास 100 ही रही होगी ना। अब यानी कि मतलब x का मान तो 20% मिल गया था, तो अभिकारक यानी A की सांद्रता पहले कितनी रही होगी, 100 ही तो रही होगी, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जब अभिक्रिया 80% पूर्ण हो रही है तब मान पूछ रहा है टी का, ठीक है। तो x का मान 80 हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता उतनी ही हमारे पास रहेगी जितनी यहाँ पर, लेकिन यहाँ टी का मान दिया, यहाँ टी का मान पूछ रहा है, बस आपको इतना ही कह रहा है, ठीक है। तो देखिए आप सूत्र क्या लगाएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है k बराबर 2.303 बटे टी log 10 बटे -x, दोनों तरफ यही सूत्र लगाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टी का मान दिया है, आप रख दीजिएगा, ए का मान दिया है, यानी कि x का मान भी दिया है। जब आप मान रख दोगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, जब आप हल करोगे तो ये देखिए यहाँ घटा दोगे 80 आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो से जीरो उड़ जाएगा, ठीक है। तो 10/8 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से log m/n का फॉर्मूला आपको पता है, log m माइनस log n होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाकी हमारा उसी प्रकार रहेगा। यहाँ से आपको क्या करना है, इनके दोनों के मान दिए हैं, ठीक है, वहीं पर दिया था क्वेश्चन में ही। तो आपको क्या करना, log 10 का मान 1 होता है, 8 का मान दिया है, हमारे पास दिया था, लेकिन 10 का मान नहीं दिया था। लेकिन मैंने आपको बताया जितने जीरो उतना मान, ठीक है। एक जीरो है तो log 10 का मान हो जाएगा 1। इसका मान दिया था, आप देखिए जब आप घटा दोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण 1 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी वही आपको करना है, k का मान तो आपके पास है, आपको निकालने, यानी कि मतलब यहाँ पर सूत्र होता है k बराबर, ठीक है। तो a का मान दिया है, x का मान भी दिया है हमारे पास। जब आप रख दोगे तो देखिए 100/20 आ जाएगा, नहीं ठीक है, घट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 10/2 आ जाएगा। जब यहाँ पर 10/2 आ जाएगा तो देखिए यहाँ से क्या करना है, आप काट सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पर भी काट दीजिएगा, ये भी हमारे पास कट जाएगा ना। अब देखिए 10/2 आ जाएगा हमारे पास है, तो m/n फॉर्मूला यहाँ पर log m/n, तो m माइनस है n, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, log 10 का मान 1 हो जाएगा, log 2 का मान दिया 0.3010 दिया था, जब आप घटा दोगे तो इतना आ जाएगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो आप बराबर कर दीजिएगा। जब आप बराबर कर दोगे तो यहाँ से क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, दोनों को, ये हमारे पास इतना है और ये हमारे पास इतना है, तो दोनों पर तरफ रख दोगे, ऐसे बराबर कर दोगे तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये इसका मल्टीपल यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ पर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। जब आप भाग लगा दोगे तो आपके पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 72.13 मिनट निकल कर आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों यही राइट आंसर है। ऐसे जो सवाल होते हैं ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको आराम से करना है, दोनों तरफ आपको बढ़िया लिख लेना आराम से। अगर यहाँ पर मान कुछ दिया है, अगर वहाँ का पूछ रहा तो दोनों को आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक बार अभी हो भी चुका था, क्योंकि आपको याद भी होगा कि जो सेट नंबर
पांचवा था। ठीक है, तो देखिए अब 5 का ग का पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ये ये क्रोमियम दिया है, NH3 का होल ऑफ 6 है और 3+ है, अनुचुंबकीय कह रहा है, जबकि ये हमारे पास एक है ये प्रतिचुंबकीय है, और संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर कह रहा है समझाइए। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का ग का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यही कह रहा है ना, पहला हमारे पास ये दिया है और दूसरा एक यौगिक ये दिया है। ठीक है, दोनों के हमें क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो पहला यौगिक हमारे पास ये दिया है, तो देखिए इसका नाम आपको कैसे लिखना है। यदि धनायन हो तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, धनायन है ना, तो इसका नाम क्या लिखोगे, पोटेशियम। क्या लिखोगे, पोटेशियम। फिर यहाँ से दो हमारे पास, तो धनायन का नाम लिखने के बाद तुरंत लिगैंड का लिखा जाता है, लेकिन लिगैंड कितने हैं, 2 हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, लिगैंड कितने, 2 हैं। एक हमारे पास H2 है, इसे एक्वा लिखा जाता है। ये C2O4 है, ऑक्सीलेट है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे जो पहले आता है ABCD में। ठीक है, तो एक्वा ए पहले आता, ऑक्सीलेटो ओ बाद में आता है। तो एक्वा कितने हैं, 2, तो डाई एक्वा। फिर 2 हमारे पास क्या है, यानी कि डाई, इसे बोलते हैं ऑक्सीलेटो, यानी ऑक्सीलेट होता है लेकिन लास्ट में ओ लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ऋणायन है। ठीक है, तो ऋणायन लिगैंड है तो उसके नाम के आगे ओ लगाते हैं, तो ऑक्सीलेटो हो जाएगा। फिर इसके बाद क्रोमियम है, तो क्रोमियम नहीं लिखोगे, क्रोमेट लिखोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर धनायन है तो क्रोमेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या जब इसकी निकालोगे इसी की, यानी क्रोमियम की, तो कितनी निकल के आएगी, 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा IUPAC नाम उपसंय संयोजन यौगिक का। इसके बाद बी नंबर में कह रहा है ये हमारे पास यौगिक है, तो देखिए यहाँ पर धनायन नहीं है ना, जब धनायन ना हो तो लिगैंड का नाम लिखा जाता है। लिगैंड कितने हमारे पास, 3 लिगैंड है, 1 2 3 लिगैंड है। अब सबसे पहले हमारे पास अमोनिया NH3, तो ए पहले आता है, तो क्या लिखोगे, टेट्रा एमीन। फिर इसको क्लोरो, सी बाद में आता है, ए के बाद में सी आता है, तो लिखोगे आप क्लोरो। फिर इसके बाद एन नाइट्रो, यानी बाद में आता है, तो लिखोगे नाइट्रो। ठीक है, टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्रो। फिर इसके बाद इसका नाम लिखा जाता है, तुरंत लिगैंड का नाम लिखने के बाद तुरंत किनका नाम लिखा जाता है, किसका, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, तो इसका नाम क्या है, प्लेटिनम। क्या, प्लेटिनम। अगर यहाँ पर धनायन होता तो प्लेटिनेट हो जाता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर धनायन नहीं है इसीलिए प्लेटिनम का प्लेटिनम ही रहेगा नाम। अब देखिए तुरंत इसका नाम लिखने के बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका नाम लिखने के बाद तुरंत क्या लिखा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या उसकी। ठीक है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या जब आप लिखोगे तो देखिए कैसे निकाला जाता है, आपको पता भी होगा। जो हमारे पास मैंने अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2O क्या होती है, 0, और ऑक्सीलेट यानी कि मैं इसकी जो होती है माइनस के 2 होती है, दोनों ही 4 हो जाएगा माइनस के। ठीक है, और एक पोटेशियम +1 है, तो 4 में 1 घट जाएगा, 3 ही तो आएगी निकल के प्लस के बराबर को, वहाँ जब आप रख दोगे, आपने निकालना सीखा होगा। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया की, यानी कि इसकी 0 होती है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर NO2 इसकी -1 होती है, क्लोरीन की भी -1 होती है, तो -2 हो गया। सल्फेट की भी -2 होती है, तो -4, तो बराबर को वहाँ जब आप भेज दोगे तो प्लस के 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या, ऋणायन, ऋणायन का नाम क्या लिखोगे, सल्फेट, जो नाम है वही लिखोगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 का घ का पहला न्यूक्लिक अम्ल क्या है। फिर कह रहा है DNA की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यही कह रहा ना, तो देखिए आपको आंसर डाल के लिखना है, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बड़े बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, वो बड़े बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो सभी कोशिकाओं और वायरस में महत्वपूर्ण क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो होते हैं बड़े बड़े बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहाँ, जो कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं और वायरस जो होते हैं, ठीक है, विषाणुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको इतना लिख देना है। और DNA की संरचना के बारे में कहा तो DNA की संरचना के बारे में देखिए, कह रहा है DNA का अणु जो होता है लंबा और दोहरा घुमावदार आकृति का होता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, जो देखने में घुमावदार सीढ़ियों जैसा क्या होता है, लगता है। ठीक है, इसमें 2 लड़ियां होती हैं, आप चित्र किताब में देख सकते हैं, वहां पर ये पूरा का पूरा उसी प्रकार आपको मिलेगा बना हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है इसी का 5वें घ का दूसरा की प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना की व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में आपको लिखना है कि किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में
एमिनो अम्लों के जुड़ने का एक क्या होता है, विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। आपको इसमें इतना लिख देना। जबकि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में क्या लिखना है, किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है, कह रहा है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। तो ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में है, ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 6 का कह रहा है, हैलो एरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। ठीक है, कह रहा अनुनाद प्रभाव को समझाइए। फिर कह रहा क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है वोल्टज-फिटिक अभिक्रिया, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए अनुनाद प्रभाव आपको मिल जाएगा। यहाँ से जो इतना क्वेश्चन कह रहा है यहाँ तक, तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जो मॉडल पेपर का प्रश्न 4 का आप देख सकते हैं। हम बताएंगे आपको वोल्टज-फिटिक अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो चलते हैं हम। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहली हमारे पास है वोल्टज-फिटिक अभिक्रिया। इसमें लिखना है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम व मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, वोल्टज-फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए क्लोरोबेंजीन लेना है कि क्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ व मेथिल क्लोराइड और के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो शुष्क ईथर आपको रख देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 Na है तो 2 क्लोरीन, तो 2 NaCl निकल जाएगा और एक CH3 यहाँ पर लग जाएगा। तो ये क्या है, टॉलुइन। क्या बनता है, टॉलुइन। तो ये टॉलुइन है। इसके बाद देखिए दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, लिखना है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड यानी किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो कामा पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन बनता है। इसी को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए क्लोरोबेंजीन लेना है और मेथिल क्लोराइड लेना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति है यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहा है ये बनता है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट है। तो देखिए CH3 जो प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो प्लस वाला हमें हमेशा आक्रमण करता है। यही होता है क्या, इलेक्ट्रॉन रागी। ये क्या इलेक्ट्रॉन रागी है, तो एक बार आर्थो पर जाएगा, एक बार पैरा पर, तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ये क्या है, आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, ये पैरा मेथिल क्लोरोबेंजीन है। इसके बाद हमारे पास है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 का अथवा क्वेश्चन कह रहा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती है। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है यानी कि NaOC2H5, या आप लिख सकते हैं C2H5ONa। बात एक ही है। ठीक है, या उल्टा लिखिए या सीध लिखिए। तो देखिए यहाँ से NaBr हमारे पास निकल जाएगा, बचेगा C2H5O C2H5 पे। ये क्या है, डाई एथिल ईथर है इसका नाम। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर में एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN से होती है। तो देखिए एथिल क्लोराइड से कह रहा है ना, तो एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5Cl। कह रहा है एल्कोहलिक KCN, तो एल्कोहलिक KCN से अभिक्रिया कराइएगा। ये होता है प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा तो C2H5CN बन जाएगा, एथिल साइनाइड, और KCl हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरी नंबर कह रहा है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन ये है, नाइट्रिक अम्ल हमारे पास ये है, तो NO2 प्लस में टूटता है और OH माइनस में, तो NO2 प्लस वाला आ जाएगा, एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर, तो 2 तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन है, देखिए यानी चौथा नंबर कह रहा है N ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया, N ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से होती है। तो क्या बनता है, देखिए N ब्यूटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3CH2CH2CH2Cl, ये है N ब्यूटिल क्लोराइड, यानी N का मतलब नॉर्मल साधारण। ठीक है, और एल्कोहलिक KOH, ये क्या है, एल्कोहलिक KOH है। ध्यान में रखिएगा, यदि जलीय KOH होता है तो एल्कोहल बनता है, यदि एल्कोहलिक KOH होता है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से KCl निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है,
है। अब देखिए यहाँ से, और जहाँ से Cl निकलता है ना, उसी के बगल वाले जो कार्बन होता है उससे हमेशा हाइड्रोजन निकलता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, OH को ले जाकर पानी बना देगा, नहीं H2O, तो क्या बचेगा CH3 CH2 और CH, और यहाँ से पर आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और CH2 उसी प्रकार रहेगा। ये ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेथ प्रो ब्यूटीन, ब्यूटीन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद पांचवें एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से होती है। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br, मैग्नीशियम से कह रहा है ना, तो Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति है। तो देखिए Mg जाएगा बीचों बीच, यहाँ पर बैठ जाएगा तो बना देगा C2H5MgBr। ये क्या, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या बन जाएगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, छठवें का हमारे पास खा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 हमारे पास शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना। दूसरा कह रहा है राइमर टीमन अभिक्रिया। तीसरा है विलियमसन संश्लेषण। तो देखिए जो हमारे पास है ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जबकि हमारे पास ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं, ये दोनों के दोनों जो अभिक्रिया हैं आपको सेट 5 में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारे पास खा नंबर है, छठवें खा का अथवा कह रहा है नंबर 1 ग्रिग्नार्ड। पहला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ने अल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरण को लिखिए। यही कह रहा ना। तो देखिए जब भी प्राथमिक अल्कोहल बनाना हो तो आप फॉर्मेल्डिहाइड लीजिएगा, जब द्वितीयक अल्कोहल बनाना हो तो एसीटल्डिहाइड लीजिएगा, जब तृतीयक अल्कोहल बनाना हो तो एसीटोन लीजिएगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कह रहा, तो मैंने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr लिया है हर जगह, ठीक है, और हर जगह वाटर भी आपको लेना है। अंतर इतना रहता है कि प्राथमिक अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड, द्वितीयक बनाना है तो एसीटल्डिहाइड, और तृतीयक अल्कोहल बनाना है तो एसीटोन। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है अंतर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, जब ये इससे क्रिया करेगा तो बनाएगा CH3CH2OH प्लस MgOH Br। ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल। जब ये दोनों या जब तीनों आपस में मिलने जाएंगे तो देखिए यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है द्वितीयक अल्कोहल, MgOH Br निकल जाएगा। जब हमारे पास ये तीनों के तीनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, CH3C CH3OH MgOH Br। ये हमारे पास तृतीयक अल्कोहल है। तो ध्यान में रखिएगा, ये हमारे पास जब रिएक्शन करेंगे तो ऐसे प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं कि मतलब ये अल्कोहल है प्राथमिक वाला, ये द्वितीयक, ये तृतीयक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर इसी का छठवें का जो खाका पहला हो चुका, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 है, नंबर A नंबर में है फिनाल से पिक्रिक अम्ल, B नंबर में एथेनॉल से मेथेनॉल। तो देखिए आंसर में आपको लिखना क्या है, देखिए पिक्रिक अम्ल बनाना ना, तो देखिए फिनाल है, पिक्रिक अम्ल बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा सांद्र HNO3 कॉन्सेंट्रेट, यानी क्या लेना पड़ेगा, HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा सांद्र। तो क्या होता है, NO2 जो प्लस में टूटता है और OH माइनस, NO2 जाता है 3 जगह, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी दोनों आर्थो वाली जगह घेर लेता है और एक पैरा वाली। तो बन जाएगा हमारे पास TNP यानी ट्राई नाइट्रोफिनाल, जिसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल। इसी यही क्या, पिक्रिक अम्ल है, ठीक है। इसके बाद एथेनॉल से मेथेनॉल। तो देखिए एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, इसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बनेगा CH3COOH। अब देखिए हमें कार्बन घटाना है ना, तो आप लगाइएगा Na2O या आप NaOH प्लस CaO यानी सोडा लाइम लगा सकते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी तो CH4 बनेगा। फिर आप इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो फिर एल्केन अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है, अगला नंबर का क्वेश्चन है सातवें का क्वेश्चन का है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 कैनिजारो अभिक्रिया, दूसरा गाटरमान कॉक अभिक्रिया, तीसरा एल्डोल संघनन। तो देखिए गाटरमान कॉक अभिक्रिया जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एल्डोल संघनन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जबकि कैनिजारो अभिक्रिया, देखिए कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया उसे कहते हैं ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा
अल्फा कार्बन तो हो लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पर बोल दिया है कि अल्फा कार्बन तो हो, जबकि वो गलत है। आपको क्या लेना है, आपको ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो। यानी कि मतलब ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अगर अल्फा कार्बन होगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उनकी क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल बनेगा। इसकी क्रिया जब इससे कराओगे और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। यही क्या है, कहने जा रहा हूँ। अब क्रिया आप लिख सकते हैं, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इसी को कैनिजारोप क्रिया कहते हैं। यदि आपके पास समीकरण है तो आप लिख सकते हैं, यदि समीकरण ही नहीं पता है तो आप लिख भी नहीं सकते, क्योंकि टिप्पणी कह रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखना क्या है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल वह सोडियम फॉर्मेट बनता है। इसी को क्या कहते हैं, कैनिजारोप क्रिया कहते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, सातवें का अथवा क्वेश्चन का निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 है एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट। तो देखिए एस्टरीकरण आपने पढ़ा होगा, जब यानी एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट और प्लस पानी बनता है। इसी को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जब एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल मिलते हैं तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट। इसके बाद कह रहा है दूसरा नंबर, एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन। जब एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन बनाना हो तो हाइड्राजीन से क्रिया कराओगे, किसकी, यानी कि मतलब एसीटोन की। तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन जाएंगे ये ऑक्सीजन के पास तो H2O बनेगा, बाकी NNH2 आप जोड़ देंगे यहाँ पर NNH2, तो बन जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन। इसके बाद तीसरी नंबर है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। तो देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र ये होता है, एसिटिल क्लोराइड का होता है CH3COCl। तो जब भी OH हटाना हो और Cl लाना हो तो PCl5 लगाइएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जब एसिटिक अम्ल क्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आप कराओगे तो बनेगा CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। यही क्या है, एसिटिल क्लोराइड। और चौथा है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। तो देखिए बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5COCl। तो आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड तो आप लगाइएगा रोजनवुंड अपचयन अभिक्रिया। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराओगे PDBSO4 की उपस्थिति में तो एक हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन के पास, HCl बनेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा कार्बन के पास तो C6H5CHO बन जाएगा। यही क्या है, बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है पांचवें नंबर, बेंजाइमाइड से बेंजोइक अम्ल। तो बेंजाइमाइड का सूत्र होता है C6H5CONH2। तो बेंजोइक अम्ल बनाना यानी कि NH2 हटाना है, OH लाना है, तो HOH यानी पानी के साथ क्रिया करा दीजिएगा। जल अपघटन जब आप कराओगे बेंजाइमाइड का तो H जाएगा NH2 के पास तो NH3 बनेगा, OH जाएगा इसके पास कार्बन के तो बनेगा C6H5COOH, C6H5COOH। यही क्या है, बेंजोइक एसिड है। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सातवें खा कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यही कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नंबर 1 गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। जबकि दूसरा है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, यह भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। जबकि तीसरा कार्बिलेमीन अपक्रिया, यह भी आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जबकि हमारे पास सातवें खा का अथवा क्वेश्चन कह रहा है कि एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है। फिर कह रहा है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित में आप किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। नंबर 1 बेंजीन, दूसरा क्लोरोबेंजीन, तीसरा नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले बनाएंगे हम डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, फिर हम ये बनाएंगे इसी से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये तीनों प्रोडक्ट। तो देखते हैं आगे।
तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास है एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना। तो देखिए कैसे बनाओगे। जब एनिलीन की क्रिया HNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दो हो गए, दो चार, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, तो 2H2O निकल जाएगा। ये दो नाइट्रोजन हो जाएंगे, एक क्लोरीन, तो N2Cl। यही क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, यही हमारे पास है। लेकिन कह रहा इससे हमें बनाना है बेंजीन, बनाना इसी से बनाना है क्लोरोबेंजीन, इसी से नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। पहले हमारे पास है क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हमें क्या बनाना है, बेंजीन। तो इसका सबसे पहले हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। तो जब हम जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, N2 हमारे पास निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन HOH में टूटता है पानी, तो H जाएगा Cl के पास, HCl बन जाएगा, OH जाएगा यहाँ पर, तो फिनॉल बन जाएगा। ये क्या है, फिनॉल। जब फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं तो Zn क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, ZNO बना देगा, हाइड्रोजन अपनी जगह फिट हो जाएगा, तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, देखिए क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो हम क्या कराएंगे, देखिए क्लोरो यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl बटे HCl, इसके साथ जब कराएंगे तो देखिए यहाँ से क्या होता है, क्लोरोबेंजीन बनेगी और N2 प्लस HCl निकल जाएगा, क्योंकि N2 तो निकल ही जाएगी ना, गैस है ये, और H जाएगा इसके पास, HCl बन जाएगा, Cl इसी के पास जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तीसरी हमारे पास है, देखिए नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऊपर क्या चाहिए, यहाँ पर NO2 चाहिएगा, तो NaNO2 के साथ आप क्रिया करा दीजिएगा। N2 तो निकल ही जाएगा क्योंकि गैस है, NaCl निकल जाएगा। ठीक है, और NO2 यहाँ पर लग जाएगा, यही क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास आज ये सेट नंबर जो छठवां है पूरा समाप्त हो गया है। आपके लिए मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा सेट नंबर 7वां। तो ठीक है, यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।